हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत और तकनीकों से है। और टॉपिक का नाम है हमारा कि नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और इसके साथ ही कुछ IUPAC से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे यहाँ पर प्रतिदिन जो है नोट जो है सभी सब्जेक्टों के हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों के उपलब्ध करवाए जाते हैं। और इसके साथ ही हर दिन बनने वाले वीडियो को भी इस लिंक पर अपलोड किया जाता है। और यहाँ पर रोज के रोज जो न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, रोज के रोज अपलोड करते हैं। और अगर किसी को ऑफलाइन हमसे क्वेरी चाहिए तो यहाँ पर 9694610364 पर कर सकते हैं। और इसी के साथ कोई हमारे साथ में ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए हमारा एड्रेस है जो BSNL ऑफिस मांझी के अत्ते के पास मंडो रोड पावटा सर्किल के आगे जो है जोधपुर में मिल सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स 365 जिसमें आपको बहुत सारी काम की चीजें मिलने वाली है। ठीक है, तो लेते हैं आज का टॉपिक नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। और एक बात और खास बात यह है कि हर संडे को जो है यहाँ पर एक चैप्टर का जो है पूर्ण रूप से जो है पढ़ाया जाता है और उसके साथ ही उसका रिवीजन भी कराया जाता है। तो उसका जो नाम है संडे 365, इसमें आप ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्स को स्पीडली और या फिर फटाफट रूप से उस चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के बारे में जानना है हमें कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही और क्या होता है नाभिक स्नेही। हमने पिछली कक्षाओं में यह जाना है कि परमाणु जो होता है तो उस परमाणु में आपको पता है कि परमाणु की आकृति गोल है। ठीक है, इस तरह से गोल है। ठीक है, और इसके केंद्रीय भाग में कौन होता है, नाभिक होता है। इसके केंद्रीय भाग में कौन होता है, नाभिक होता है। और उस नाभिक के चारों ओर जो है कौन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और इसी कारण जो है दोनों का आवेश जो है एक दूसरे को निरस्त करता है। धनात्मक आवेश जो है नाभिक का किसके द्वारा निरस्त हो जाता है, चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इस तरह कोई भी परमाणु जो है उसे कहा जाता है कि उदासीन परमाणु है। वो कौन सा परमाणु है, उदासीन परमाणु। लेकिन इसके ऊपर आवेश तो दोनों ही है। तो अब विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्यों किसी एक परमाणु के साथ जुड़कर या किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़कर नए नए उत्पाद का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में, वो हम किसके आधार पर समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के आधार पर। ठीक है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन स्नेही, अब बोलो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक या धनात्मक? ऋणात्मक आवेश होता है। ये ऋणात्मक आवेश हो गया इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, और जो नाभिक होता है, नाभिक के ऊपर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो हम एक कल्पना कर सकते हैं कि नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह करने वाला, यानी कि नाभिक स्नेही का हम सीधा सीधा अर्थ लगाएं कि नाभिक स्नेही होता क्या है, तो नाभिक से स्नेह करने वाला। और नाभिक से स्नेह करने वाला मतलब नाभिक के पास में प्लस आवेश है, यानी प्लस आवेश से स्नेह करने वाला। और प्लस आवेश से स्नेह करने वाले के खुद के ऊपर कैसा आवेश होना चाहिए, उसके विपरीत आवेश होना चाहिए। तो नाभिक के ऊपर जो होता है प्लस आवेश होता है, तो नाभिक स्नेही जो होता है उसके ऊपर माइनस आवेश होता है। तभी तो वो क्या करेगा, नाभिक से स्नेह कर पाएगा या नाभिक से दोस्ती कर पाएगा। दूसरी ओर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, यानी माइनस आवेश से स्नेह करने वाला। और माइनस आवेश से स्नेह करने वाला जो है इसका मतलब क्या हो गया, इसके खुद के ऊपर कैसा आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है, इलेक्ट्रॉन से जो स्नेह करने वाला होता है या माइनस आवेश से जो स्नेह करने वाला होता है उसके ऊपर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में या तो कोई अपने पास में स्पीसीज हो सकती है आवेशित, या कोई उदासीन अणु भी हो सकता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि ऐसी आवेशित स्पीसीज, यानी कि वो आयनिक रूप में हो सकती है या फिर वह उदासीन अणु भी हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है, 8 से कम होती है। यानी कि उसमें या तो 8 से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, या और क्या प्रोबेबिलिटी होती है या प्रायिकता हो सकती है उसकी कि उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन से यानी कि नेगेटिव आवेश से स्नेह किया जाए। ठीक है, तो परिभाषा हो गई ऐसी आवेशित स्पीसीज या उदासीन अणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 8 से कम होगी या उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन से स्नेह किया जाएगा, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में अगर कहें तो इसके खुद के ऊपर कैसा आवेश होना चाहिए, प्लस आवेश होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला हो सकता है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन श्रेणी को हम फिर किससे दर्शाएंगे? इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल ई से शुरू होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन श्रेणी का इनिशियल ई से शुरू होता है, लेकिन उसके ऊपर कैसा आवेश होना चाहिए? प्लस आवेश होना चाहिए, इसलिए उसको ई प्लस से दर्शाया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन श्रेणी को, ठीक है। तो ई प्लस के द्वारा इसको दर्शाया जाता है, इनके द्वारा, यानी किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन श्रेणी के द्वारा। इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज जो होती है, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन जी की अधिकता होती है, उसके ऊपर क्या किया जाएगा? जाकर संयोग किया जाता है या संयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, यानी कि इसके मतलब क्या है? CH3 का मतलब क्या है? ये हमने लिखा CH3, ये हमने CH3 लिखा, ठीक है। अब यहां पर इसके पास में जो मान लीजिए एक हाइड्रोजन और था जिसने इसके साथ में बंध बना रखा था, ठीक है। तो किसी बाहरी आक्रमणकारी के प्रभाव में ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ में अलग हो गए। तो जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन के साथ में अलग हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन जब लेके चला गया तो इसके पास में पीछे एक प्लस आवेश रहेगा, तो इसे कहेंगे CH3+, और CH3+ का नाम होता है मेथिल कार्बोधनायन, ठीक है। मेथिल कार्ब, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है, लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। CH3 को कहते हैं मेथिल, और प्लस आवेश होने के कारण इसको कहेंगे कार्बोधनायन। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर पाएगा? क्योंकि इसके ऊपर प्लस आवेश है, तो इसको जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके साथ में जुड़ना चाहेगा। माइनस आवेश होता है इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले स्पीशीज पर, तो प्लस आवेश वाला उसके पास में जाकर जुड़ना चाहेगा, बिल्कुल। क्यों जुड़ना चाहेगा? क्योंकि वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे क्या हो जाएगा? इसमें स्थायित्व आ जाएगा। अभी जितनी भी ये सारी स्पीशीज लिखी गई हैं, इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की है कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब वो स्थायित्व को प्राप्त भी नहीं कर पाई है, तो वो क्यों जाकर जुड़ेंगी? स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो दूसरा है CH3CH2+, तो यहां पर जो है इसे कहते हैं 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए एथ शब्द यूज करते हैं, एथ, 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्सेप, जो भी होते हैं नाम, ठीक है। तो इसे कहेंगे 2 कार्बन होने के कारण एथेन, एथेन होता अगर H होता, लेकिन एक H नहीं है, तो एथिल समूह हो गया, और एथिल के ऊपर प्लस लगने के कारण एथिल कार्बोधनायन कहलाएगा ये, ठीक है। इसे कहते हैं Cl के ऊपर प्लस लग गया, क्लोरोनियम बोलेंगे। जो भी धनात्मक स्पीशीज होती है फिर उससे क्या बोला जाता है? ईएम लगाते हैं, ठीक है। तो इसे कहेंगे, अगर माइनस होता तो क्लोराइड बोलते, लेकिन प्लस है तो इसे बोलेंगे क्लोरोनियम। इसे कहेंगे ब्रोमोनियम, इसे कहेंगे आयोडोनियम, ठीक है। इसी प्रकार से और भी प्लस वाली स्पीशीज जो होगी उन्हें हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाली स्पीशीज, और दर्शाएंगे किससे? E+ से, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पर, ये तो हुई किसकी बात हुई? हमने यहाँ क्या लिखा है? आवेशित स्पीशीज है, तो ये तो सारी आवेशित स्पीशीज है, लेकिन हमने एक चीज और लिखी है यहाँ पर, उदासीन अणु। तो कैसे होता है उदासीन अणु, वो भी देखो। AlCl3, AlCl3 के बारे में सभी जानते हो, नाम क्या होगा इसका? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम से कितने क्लोरीन परमाणु जुड़े? 3 जुड़े, तो 3 क्लोरीन जुड़े, तो हमने इसको इस तरह से बराबर दूरी पर इसके सेट कर दिया क्लोरीन को। अब बोलो 3 क्लोरीन है, इसका मतलब एल्यूमिनियम ने बंध कितने बनाए Cl के साथ में? 3 बंध बनाए, तभी तो 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये एल्यूमिनियम के हो गए। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया है, जिससे यहाँ पर क्या बन गया? ये सहसंयोजक बंध बन गया, 3 सहसंयोजक बंध बन गए। तो अब यहाँ पर हम देखें कि एक बंध में जो है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो कुल बंध कितने हैं यहाँ पर? 3 हैं। तो 3 के लिए हम कितना इलेक्ट्रॉन मानेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन मानेंगे। यहां पर क्या इसका अष्टक पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अष्टक इसका पूरा नहीं हो रहा, तो ये भी चाहता है मेरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए पूरे। तो ये इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर जाकर जुड़ना चाहेगा। जैसे ये वाली स्पीशीज है, इनको भी इलेक्ट्रॉन प्रिय है, उसी तरह ये भी स्पीशीज ऐसी है जिसको इलेक्ट्रॉन प्रिय है, इलेक्ट्रॉन इनको भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए। तो ऐसी स्पीशीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज। और वे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाली होती है, उनको एक नाम और दिया जाता है। उनको क्या नाम देते हैं? इनको कहते हैं लुईस अम्ल। इनको कहते हैं लुईस अम्ल, ठीक है। यहाँ पे इनको नाम दिया जाएगा लुईस अम्ल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ Fe लिखता और Cl3 जोड़ता तो उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे जिंक क्लोराइड की बात करें, ZnCl2 की बात करें, तो यहाँ पर जो है कुल इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये भी क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज की तरह या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक की तरह बात करेंगे। यहाँ अगला है BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BF3 है। तो यहाँ पर भी आप देखो कि इसके पास भी क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है कुल, ठीक है, क्योंकि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये भी कैसी स्पीशीज कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाएगा।
और ये सभी के सभी कैसे हैं, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके बाद में कौन सा, नाभिक स्नेही। ठीक है, अब नाभिक स्नेही के बारे में सभी जानते हो। कल्पना करो, दिमाग के अंदर कल्पना करो कि नाभिक का मतलब है प्लस आवेश, और उससे जैसे ये प्लस आवेश है मेरे इस हाथ में, ठीक है, और ये कोई ऐसी स्पीसीज है जो इसके साथ में स्नेह करना चाह रही है। ठीक है, अब ये ऐसी स्पीसीज जो नाभिक से स्नेह करना चाह रही है, ठीक है, तो प्लस आवेश से कौन स्नेह करेगा, माइनस आवेश होगा। तो माइनस वाली स्पीसीज यहां पर आके आसानी से संयोग कर सकती है, जुड़ सकती है। ठीक है, तो ये वाली स्पीसीज कैसी आवेश वाली होगी, माइनस आवेश वाली होगी, जो क्या होगी, प्लस आवेश पे जाकर संयोग कर सकती है। तो वही बात यहां पर लिखी गई है कि वे आवेशित या उदासीन स्पीसीज जिनके द्वारा नाभिक से स्नेह किया जाता है। नाभिक के ऊपर प्लस आवेश होता है, नाभिक के ऊपर कैसा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। तो जो प्लस आवेश से स्नेह करने वाली होगी उनको क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही कहेंगे। ठीक है, और इनको फिर दर्शाएंगे कैसे, नाभिक को कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का इनिशियल जो है NU आया यहां से, और ऐसी स्पीसीज जो उससे स्नेह कर रही है, प्लस से स्नेह कर रही है, तो खुद के ऊपर कैसा आवेश होना चाहिए, माइनस आवेश होना चाहिए। तो इसको दर्शाते हैं NU के द्वारा, न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पीछे जो लिखा हमने उसे कहते हैं, ई से बनता है इलेक्ट्रोफाइल, इससे बनता है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इसके नाम रहते हैं इंग्लिश में, इसलिए उनके इनिशियल दिए गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, इनके द्वारा जो है नाभिक पर यानी धनात्मक आवेश पर क्या किया जाएगा, संयोग किया जाएगा। अब देखो ये स्पीसीज कौन सी हो सकती है, या तो कोई आवेशित स्पीसीज है जिसके ऊपर माइनस आवेश सीधा सीधा लिखा हो, जैसे कि कोई ऐसी स्पीसीज बताओ जिसमें आपने कभी माइनस देखा हो। OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन होता है, उसके ऊपर माइनस लगाया जाता है। ठीक है, साइनाइड आयन होता है, CN माइनस होता है, तो माइनस आवेश लगा दिया हमने। माइनस आवेश का मतलब है ये ऐसी स्पीसीज बन चुकी है जो नाभिक के ऊपर जाकर जुड़ सकती है या उसके ऊपर आक्रमण कर सकती है। ठीक है, इसी तरह से और भी स्पीसीज होती है, जैसे कि Cl माइनस आपको पता है क्लोराइड आयन होता है, Br जो माइनस होता है उसे ब्रोमाइड आयन कहते हैं, F माइनस होता है उसे फ्लोराइड आयन कहते हैं, I माइनस होता है तो उसे आयोडाइड आयन कहते हैं। तो जो जो माइनस 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 लगी हुई ऐसी सारी की सारी स्पीसीज होंगी वो कहां पर जाकर आक्रमण करेंगी या जुड़ेगी, नाभिक पर, तो सारी की सारी नाभिक स्नेही कहलाएंगे। उन्हीं का हमने एक एग्जांपल लिया है, ये आवेशित स्पीसीज रखी हमने यहाँ पर। ठीक है, ये सारे, ये RO का OR है, OR माइनस है, इसको कहते हैं एल्कोक्सी आयन। R को कहते हैं एल्किल समूह, R को कहते हैं एल्किल समूह। ठीक है, और एल्किल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो नाम बोलेंगे एल्कोक्सी, और एल्कोक्सी के ऊपर ऋणात्मक आवेश लगा है तो इसे कहेंगे एल्कोक्सी आयन। ठीक है, माइनस है चाहे प्लस है उसको आयन बोल सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा अगर सीधा बताना चाहो तो बोल सकते हैं एल्कोक्सी ऋण आयन। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हो गए, माइनस वाले नाभिक नहीं हो गए। और नेक्स्ट अपन लेते हैं जो उदासीन अणु है, वो भी किस तरह से नाभिक स्नेह की तरह काम कर सकते हैं। नाभिक से स्नेह करने का मतलब है किससे, कौन से आवेश से स्नेह करना, प्लस आवेश से। तो खुद के ऊपर क्या होना चाहिए, माइनस आवेश। और माइनस आवेश अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता भी है उसके पास में तो भी वो क्या करेगा, नाभिक से जाकर जुड़ सकता है। ठीक है, तो देखो यहां पर लिया हमने अमोनिया अणु, तो अमोनिया अणु में देखो NH3 इस तरह से व्यवस्थित होगा। ठीक है, अब इसके पास में कुल इलेक्ट्रॉन अभी कितने दिख रहे हैं आपको, 6 है, लेकिन इसके पास नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं जो बिना बंध के उपस्थित होते हैं, जिनको कहा जाता है लोन पेयर। क्या कहते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर का मतलब होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाली जो जो स्पीसीज होती है वे सभी के सभी किसकी तरह व्यवहार करेगी, नाभिक स्नेही की तरह, क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यहाँ पर आप देखें ये NH3 अमोनिया जो है इसके पास में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पड़ा है, तो ये क्या रखेगा, एक तरह से ऋणात्मक आवेश के समान कार्य करेगा। जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का ऋणात्मक आवेश के समान कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर सकता है, जो नाभिक से जाकर नाभिक से अटैक कर सकता है या नाभिक के साथ जाकर जुड़ सकता है। ठीक है, दूसरा H2S। H2S में क्या होता है, सल्फर जो होता है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, सल्फर के कौन से वर्ग का है सल्फर, ओस से टिपो, ओम सिंह से टिपो, यानी वर्ग 16 हो गया, ऑक्सीजन परिवार का हो गया। और ऑक्सीजन परिवार के हमने पहले बात की है कि वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इनके अगर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो जो 10 के ऊपर संख्या है वही उसका क्या है, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो वर्ग 13 के संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, वर्ग 14 के 4 है, 15 के 5, 16 के 6, 17 के 7, 18 के 8 है। तो यहाँ पर जो वर्ग 18 है उसके 8 इलेक्ट्रॉनों का मतलब है कि वो किसी के साथ सहयोग नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका अष्टक पूरा है, वो किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहती, इसलिए इसको अक्रिय गैसें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कितने हो गए, सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो 1, 2 इन्होंने तो कर लिया हाइड्रोजन के साथ सहयोग। ठीक है,
और उसके बाद में इसके पास में रह गए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं। तो उसको हम इस तरह से ड्रॉ आउट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से कर सकते हैं। ये इसी तरह से SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसीय अवस्था में है। इनके ऊपर भी क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये हमने बनाया ROR। ROR में ऑक्सीजन जो परमाणु होता है, वही बात हो गई कि वर्ग 16 का तत्व है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 में से 2 तो आ गए काम, तो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रह जाएंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से ये भी किस तरह की स्पीसीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन धनी है, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसके पास में, तो कहां पर अटैक कर सकता है, कहां पे जुड़ सकता है, नाभिक में, तो नाभिक नहीं हो जाएगी ये भी स्पीसीज, ठीक है। इसी तरह H2 होता है, H2O, ठीक है। तो H2O में भी क्या है, इस कुछ थोड़ा सा गुण पाया जाता है क्योंकि इसके पास भी 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो जहां जहां एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखते हैं वो सारी स्पीसीज कैसी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह और हो सकता है आवेशित स्पीसीज, अगर यहाँ पे आवेशित की बात करें तो NO2- होता है, नाइट्राइट आयन होता है NO2-, ठीक है। वो भी किस तरह से नाभिक स्नेह के रूप में काम कर सकता है। एक होता है नाइट्रेट आयन NO3- आयन, NO3- आयन, ये भी किस तरह से नाभिक स्नेह के रूप में काम कर सकता है। और यहाँ पर एक और बात देखें इसके लिए, तो एक NO2+ आयन होता है, NO2+ आयन, इसको नाइट्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। ये बेंजीन के नाइट्रीकरण में बनता है, बेंजीन के नाइट्रीकरण अभिक्रिया में बनता है। तो इसकी बात यहाँ पे प्लस के रूप में भी बोलेंगे, नाइट्रोनियम आयन। देखो क्या बोला, अनुलग्न ईएम, जहां प्लस आता है वहां ईएम और जहां माइनस आता है वहां इड लगाते हैं। या इस तरह से 8 और क्या बोला था हमने अभी, नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन बोले थे, ठीक है। यहाँ पर नाइट्राइट और नाइट्रेट, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही से रिलेटेड। अब जो है कुछ हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आप देखोगे कि आयुपेसी से रिलेटेड जो 2 टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो किस तरह से उनको हल किया जाएगा वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो है कि हमारे पास में स्ट्रक्चर दिया है और एक क्वेश्चन होगा कि नाम दिया होगा उसे स्ट्रक्चर बनाना। 2 तरह से प्रश्न आ सकते हैं। जनरली जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको संरचना दी होती है, उसका नाम लिखना होता है। मैक्सिमम टाइम यही प्रश्न टाइप में पूछा गया है। कभी कभार जो है नाम देकर उसका आयुपेसी का स्ट्रक्चर बनवा लिया जाता है, ठीक है। तो देखो आप लोग, हमने पहले बातें की हैं कि कार्बन की संख्या, हमें सबसे पहले इनके लिए ये बातें पता होनी चाहिए। कार्बन 1 है तो क्या नाम देंगे, 2 है तो क्या नाम देंगे, 3 है तो, 4 है तो, 5 है तो, 6, 7, 8, 9, 10, कम से कम हमें 10 तक तो आने ही चाहिए, ठीक है। कार्बन की संख्या 1 है तो इसको बोलते हैं मैथ, इसको बोलते हैं एथ, इसको बोलते हैं प्रोप। एन वेन अभी कुछ नहीं लगाना, सिर्फ संख्या याद करो और उसका नाम याद करो। ब्यूट बोलेंगे 4 को, इसको पेंट बोलेंगे, इसको हेक्स बोलेंगे, इसको हेप्ट बोलेंगे, इसको ऑक्ट बोलेंगे, इसको नॉन बोलेंगे और इसको डेक बोलेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक हमें कम से कम पहले पायदान पर आनी चाहिए बातें। ये अगर बातें याद हो जाएंगी तो फिर इनका नाम देना आसान होगा। फिर देखो कि कहीं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ये 3 टाइप जो है कार्बन के हो सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बनिक अणुओं में आयुपेसी नामकरण पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमें कार्बन की श्रृंखला ही मिलेगी, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्क कितने कार्बन का है, प्लस उसके नीचे लगा देंगे एन, एल्क प्लस एन नाम हो जाएगा, इसको कह देंगे एल्केन। क्या कह देंगे, एल्केन। अगर यहां पर डबल बॉन्ड है तो उसका अनुलग्न ईन लगाते हैं तो ये हो जाएगा एल्क प्लस ईन, एल्कीन हो जाएगा। कितने कार्बन की वो नाम आ जाएगा वहां पर, ठीक है। और यहां पर एल्क के साथ में ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसको आइन लगा देंगे अनुलग्न, तो ये नाम हो जाएगा एल्काइन। और यहां पर इनके अणु सूत्र भी हमें थोड़े से पता होने चाहिए कि अणु सूत्र, सामान्य सूत्र जो होते हैं इनके क्या होते हैं, CnH2n+2 अगर होता है तो वो एल्केन का सूत्र होता है। अगर CnH2n है केवल, ये प्लस का 2 नहीं लगा हुआ है, तो उसे एल्कीन बोलेंगे, ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा ये वाला। और CnH2n-2 है तो वो एल्काइन का सामान्य सूत्र कहलाएगा, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा नाम ध्यान होना चाहिए। इसके साथ और भी खास बात एक कि एल्केन, एल्केन जो होता है, आगे लेते हैं पेज पर, वो पहले समझते हैं, उसके आगे आएंगे वापस यहाँ पे। एल्केन जो होता है उसका सामान्य सूत्र हमने लिखा CnH2n+2, ठीक है। एक एल्केन में लेता हूं CH3CH3, ठीक है। तो यहां पर ये सूत्र क्या बन गया, C2 है ना, कार्बन 2 है, तो H यहां पर कितने लिख दिए हमने, 6 लिख दिए। तो बोलो ये सूत्र की सत्यता होती है कि नहीं होती है, होती है ना, कि यहां पर 2 लिखे तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो गए। तो कार्बन की संख्या कितनी रही, 2। तो 2 के लिए शब्द कौन सा यूज किया, अभी 2 कार्बन के लिए एथ यूज किया, एथ।
एथ और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, एन, तो बोलेंगे ए और न नाम हो गया एथेन। ठीक है, तो एल्केनो से ही एल्किल बनता है। एल्किल का सूत्र क्या होगा, एल्किल किसी भी एल्किल या आर समूह का सूत्र क्या होता है, एल्किल आर समूह का सूत्र, इसमें से एक H कम कर दो, यहाँ 2n+2 है ना, उसे 2n+1 कर दो, तो CnH2n+1। अब ये जो सूत्र है वो किसी एल्किल समूह के लिए बोला जाएगा। जैसे अगर एक कार्बन का एल्केन होता तो बोलो एल्केन के लिए सूत्र क्या बनता। अब मैंने कार्बन 1 लिखा है, तो यहां पर जो है 1 लिखूंगा, तो यहां पर भी 1 लिखूंगा मैं, तो H कितने जोड़ूंगा, अच्छी तरह देखो, N बराबर यहां कितना है, कार्बन कितना है, तो यहां पर क्या लिखूंगा N की जगह, तो 2 एकम प्लस, तो क्या लिखूंगा, ये तो है एल्केन मेथेन, मैंने एल्केन का पूछा अभी, ये मेथेन है, मैं एल्केन की बात कर रहा हूं ना। अब इसी से एल्किल बनता है। अगर इसका नाम मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, एल्केन के रूप में क्या बोलूंगा, मैथ प्लस एन, मेथेन हो गया। ध्यान से समझना इसको, मेथेन। और इसी में से मैं एक हाइड्रोजन को कम कर दूं इस तरह से, तो ये वाला सूत्र की सत्यता होती है कि नहीं होती, बोलो। कार्बन 1 है और 1 2 एकम 2 + 1 कितने हो गए हाइड्रोजन, 3 हो गए, और एक संयोजकता खाली पड़ी है, तो इसे कहेंगे CH3। तो जब एक कार्बन को आपने मेथेन बोला तो उसका एल्किल समूह के रूप में क्या नाम बोलेंगे, मेथ प्लस इल। ठीक है, तो इसमें अनुलग्न क्या लगाया आपने, अनुलग्न इल लगाया, इल, एल्केन के नाम के पीछे इल लगाया। यहां पर आपने अनुलग्न एन लगाया था, ठीक है, यहां पर अनुलग्न एन लगाया था, एन, और यहां पर इल हो जाएगा। तो मेथेन से अगर मेथिल बनता है तो एथेन से क्या बनेगा, प्रोपेन से क्या बनेगा, ब्यूटेन से क्या बनेगा, पेंटेन से क्या बनेगा, पेंटिल, और 6 से हेक्सेन से हेक्सिल बनेगा। तो एल्केन और एल्किन में किस चीज का अंतर होता है, एक अंतर होता है, वो क्या होता है, सूत्र देकर बताओ क्या अंतर होता है दोनों में। इसमें एक हाइड्रोजन कम होता है, किसमें, एल्किल। और एल्किल कोई भी हो, कितने भी कार्बन का, उसी को दर्शाने के लिए क्या यूज करते हो, आर समूह बोलते हैं उसको, आर समूह। ठीक है, तो अब इसके करेंगे हम यहां पर नामकरण। देखो यहां पर आयुपेशी का पहला रूल है कि कितने कार्बन है उनको गिनो, एक श्रृंखला में जो जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे जुड़े हुए आपस में। फिर उनका होता है नंबरिंग, 1 कितने हैं, 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो 4 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला, तो 4 कार्बन को क्या नाम दिया था अभी, ब्यूट। फिर देखना कि इसमें कहीं बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, नहीं है तो फिर सिंगल बॉन्ड है, तो ये एन लगाएंगे, अनुलग ए और ये न, ये नाम हो जाएगा ब्यूटेन। दूसरा देखें CH3CH2CN, तो यहां पर देखो ये कोई क्रियात्मक समूह आ गया साइनो, जो वरीयता क्रम में आता है, हमने वरीयता क्रम बनाया है, तो उसमें ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 3 हो जाएगा। तो अब इसको नाम देंगे कार्बन, कार्बन कार्बन 3 है तो बोलेंगे प्रोप, एकल बंद होने के कारण ये ए और ये न, प्रोपेन। और इसका साइनो का जो अनुलग्न होता है वो नाइट्राइल होता है, तो प्रोपेन नाइट्राइल नाम होगा इसका, प्रोपेन नाइट्राइल, ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं, ये नहीं, 1 2 3 4 ये भी हो सकती है, तो अपन सीधे वाली लेते हैं। ठीक है, ये वाली श्रृंखला लेते हैं। तो अब इसको देता हूं नाम, नंबर, तो 1 2 3 पर चल रहा है, इधर से चालू हो तो 1 2 पर ही आ गया, तो कम बड़ा हमें सेलेक्ट करना है, तो 1 2 3 और 4। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण ब्यूटेन, लेकिन एक प्रतिस्थापी भी यहां पर सिलेक्शन के बाद में बार बढ़ा है, ये वाला। तो नंबर 2 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन सा क्रिया प्रतिस्थापी है, मैथिल है, तो वो बोलेंगे 2 मैथिल, 2 मैथिल, और फिर नाम इसका पूरे कार्बन ब्यूट प्लस एन, 2 मैथिल ब्यूटेन नाम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। और ये हो गया ब्यूटेन, तो ये हो गया ब्यूटेन आपका। अब एक और देते हैं ये कि COOH को क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह के रूप में अनुलग्न ओइक अम्ल लगाते हैं, ओइक अम्ल। तो कार्बन पहला ये क्रियात्मक समूह का यहाँ पे शामिल होगा। हमेशा कहीं पर भी क्रियात्मक समूह में कार्बन आ रहा है, चाहे CN आता है, चाहे CONH2 आता है, चाहे C2H5OH में कार्बन आता है, तो वो सभी के सभी कार्बन जो है शामिल होते हैं। तो 1 2
और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए शब्द ये रहा, तो प्रोप। इसके बाद में सिंगल बॉन्ड है, तो एन प्रोपेन और इसका अनुलग्न ओइक अम्ल, तो ये ओ, ये ई, ये ओइक अम्ल, ये इसका नाम हो गया, आईयूपीएसी नाम हो गया। तो ये 4 एग्जांपल तो इसके हो गए। और अब जो है हमने नाम से बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने पहले बात की है कि सबसे पहला काम होता है कि इसमें कार्बन ढूंढो कहां पर कितने मिल रहे हैं। ये यहां से मिलेंगे कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन मिलेंगे। तो कार्बन सबसे पहले इसको लिख दो, 6 के कारण 6 कार्बन लिखेंगे, ये लिख दिया हमने 6 कार्बन। अब नंबरिंग करो फिर कि ये मैं 1 नंबर इधर दे रहा हूं तो 2 इसको दूंगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, ठीक है। किधर से भी करो, हमें नंबरिंग पहले करनी जरूरी होती है ऐसा काम करते समय, ठीक है। फिर नंबर 2 पर क्या आया है, मेथिल का मतलब ये कार्बन है, 2 पर एक बार और आ गया, अच्छा ठीक है, ये और ये कार्बन कर दिया हमने। अब यहां पर कोई भी काम हमें नहीं करना है, केवल और केवल हाइड्रोजन जोड़ना, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता 4 को ध्यान में रखते हुए हमें बाकी का हाइड्रोजन जोड़ने होंगे। इसका 1 पूरा हो चुका है तो पीछे 3 रह गए, इसका 1 पूरा हो गया तो 3 रह गए, यह 3 रह गए और यहां पर भी 3 रह गए, क्योंकि चौथी संयोजकता इसमें यहां पे पूरी हो रही, बाकी 3 यहां से हाइड्रोजन से करनी होगी, ठीक है। क्यों करनी होगी, क्योंकि ये एक प्रकार का एन है, एल्केन है। हेक्सेन का मतलब है एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में सभी में सिंगल बॉन्ड है। तो अब इसके पास में तो चारों संयोजकता इसकी पूरी हो गई, इसके पास में 2 रह गए, तो यहां हो जाएगा CH2, यहां हो जाएगा CH2 और यहां भी हो जाएगा CH2। ये इसका पूरा नाम हो गया हमने। देखें अगला, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन। इन मतलब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो पहले एक बॉन्ड तो बनाए, क्योंकि ये तो हो गई होगा हमेशा, इसके बाद में डबल बॉन्ड बनाते हैं। ये डबल बॉन्ड बनाया कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पर 1 नंबर पर आ रहा है, तो 1 नंबर यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, इन हो गई है। फिर इसमें बाकी संयोजकता रह गई 2, क्योंकि 2 तो यहां पूरी हो गई। इसकी 3 पूरी हो चुकी है, केवल H लिखेंगे। इसकी 2 पूरी हुई तो 2 लिखेंगे, इसका 3 लिखेंगे। ये आईयूपीएसी का एक और सॉल्यूशन हो गया। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का मतलब क्या हो गया, चक्र बढ़ेगा, चक्र बढ़ेगा। तो वो तो बात की बात है, पहले कार्बन ढूंढो कितने हैं। प्रोपेन का मतलब 5 कार्बन कैसे हुए, 1, 2 और 3। हमेशा ध्यान रखना, एक चक्र के निर्माण के लिए कार्बन के न्यूनतम 3 अणु चाहिए, 3 कार्बन परमाणु चाहिए, ठीक है। उसके 2 है तो कभी चक्र बन ही नहीं सकता। तो फिर एन है, तो एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर क्या हो गया, ये चक्र का निर्माण हो गया और बाकी का हाइड्रोजन यहां पे 2 पूरी हो रही है, तो CH2, ये भी CH2 और ये भी CH2, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन हो गया। यहां पर देखो 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन, बोलो कार्बन की संख्या कितनी, 5 है। तो 5 है तो यहां पर क्या करेंगे हम, 5 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5। नंबरिंग करें, 1 2 3 4 और 5। अब 2 और 4 पर कुछ है, 2 और 4 पर पहले लाइन खींच दो। ये 2 है और ये 4 है, लाइन खींच दी हमने। चाहे हम यहां से चलते तो भी 2 पर आता और ये 4 पर आता, और इधर से चले तो भी ये 2 और 4 पर आएगा, ठीक है ना। देखिए आप लोग 1 2 3 4 5, तो यहां से चलता तो भी क्या किस पे आता, ये 4 पर आ जाता एक, और एक आता 2 पर, और इधर से चले तो भी 2 और 4 पर आ रहा है, ठीक है। यानी कहीं से भी आप नंबरिंग करो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर है कौन सा, 2 बार आया सेम, कौन सा है, क्लोरो है। तो क्लोरो के लिए हम ये Cl लगाते हैं, Cl। रिमेनिंग जो है हाइड्रोजन से पूर्ण पूरक करें, 3, यहां पर 1 2 3 पूरा हो गया तो H रह गया, यहां पर 2 हुए पूरे तो H2 रह गया, यहां पर 1 H रह गया और यहां पर H3 रह गया। इस तरह से इसका ये नामकरण कर दिया जाएगा। ये कुछ आसान से एग्जाम्पल थे आईयूपीएसी से रिलेटेड। इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।